पीएसएल के अंदर ऐसी टीमें मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड यू गाइस आर वाचिंग जट रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करेंगे जी पीएसएल बिजनेस मॉडल। और पीएसएल जो हो रहा है पाकिस्तान में, तो उसका जो बैकग्राउंड सीन होता है, हमने सिर्फ फ्रंट सीन देखा हुआ है। को आज की वीडियो में हम देखेंगे जी पीएसएल से लोग पैसा कैसे कमाते हैं, यानी कि पीएसएल बिजनेस मॉडल क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बिना कुछ देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, इस पीएसएल के अंदर जीतने वाली टीम को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए। जी हाँ, 13 करोड़ रुपए। अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनकी कुछ खास अहमियत नहीं है, क्योंकि पीएसएल के अंदर ऐसी टीमें मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक है। इसके अलावा एक पीएसएल के मैच को करवाने के लिए 1.4 अरब यानी कि 1400 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इससे यह चीज तो साफ तौर पर जाहिर होती है कि जो पीएसएल टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है, इसके पीछे की सच्चाई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अगर पीएसएल को देखें तो सामने सामने हमें सिर्फ एक आइसबर्ग की टिप नजर आती है। इसके पीछे की गेम्स बिल्कुल गहराई में मौजूद होती हैं। इसीलिए आज की एग्जांपल बहुत कमाल की दी है। पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। पीएसएल का मतलब होता है पाकिस्तान सुपर लीग। ये बिल्कुल इंडिया में मौजूद आईपीएल की तरह होती है। इसमें भी मुख्तलिफ शहरों की अपनी अपनी टीमें बनाई जाती हैं, जिनके बाद इन टीमों का आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। इंडिया के अंदर आईपीएल को बीसीसीआई कंट्रोल करता है और पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को पीसीबी कंट्रोल करता है। ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएसएल एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे काम करता है, यानी कि ये एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम करता है, जिसके अंदर पीसीबी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पीएसएल के रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात की जाए तो ये 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि वो टीवी चैनल्स जो पीएसएल के मैचेस को दिखाते हैं। इसके बाद पीएसएल टीम्स, जिन्हें प्राइवेट कंपनियों के थ्रू ओन किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स, जो कि पीएसएल और पीएसएल टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। और एंड पे आता है पीसीबी, जो कि पीएसएल को गवर्न करता है। अगर पीसीबी से शुरू करें तो ये 3 तरह से पैसे कमाता है। सबसे पहले आती है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये वो स्पॉन्सरशिप होती है जो कि एक ब्रांड पे करता है किसी भी लीग के साथ अपना नाम अटैच करवाने के लिए। जैसे इंडिया के अंदर जब भी आईपीएल होता है तो आपने सुना होगा आईपीएल बाय वीवो या वीवो आईपीएल। इस टाइम पर टाटा ने ओन किया हुआ है, इसलिए जब भी आप आईपीएल का नाम सुनोगे तो आप यही सुनोगे टाटा आईपीएल। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब भी पीएसएल का नाम लिया जाता है तो ये बोला जाता है एचबीएल पीएसएल। बिल्कुल, एचबीएल पीएसएल। जब से पीएसएल शुरू हुआ तब से एचबीएल ही लगा आ रहा है। यहाँ पर एचबीएल टाइटल स्पॉन्सर है और 2025 तक एचबीएल ही रहेगा। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए एचबीएल ने पीसीबी को 391 करोड़ रुपीस पे किए हुए हैं। खैर, ये सारे का सारा पैसा पीसीबी के पास नहीं जाता। 301 करोड़। 5% पीसीबी अपने पास रखती है और 95% पीएसएल टीम्स को देती है। एक चीज जहन में रखिएगा दोस्तों, पीएसएल टीम का मतलब होता है पीएसएल की फ्रेंचाइज। जैसे कि लाहौर कलंदर का कोई एक ऑनर होगा, तो जब भी पीएसएल टीम के बारे में बात की जा रही होगी तो एक्चुअल में पूरी फ्रेंचाइज के बारे में बात की जा रही होगी। दूसरा होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ये वो स्पॉन्सर होते हैं जो मैचेस के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेडियम के अंदर लगे हुए बिलबोर्ड्स को स्पॉन्सर किया जाता है, बाउंड्री वॉल्स को स्पॉन्सर किया जाता है। इसके बाद अगर आपने एक चीज गौर की हो तो जब भी कोई छक्का लगता है तो मिसाल के तौर पर ये चीज बोली जाती है टिकटॉक सुपर 6। यहाँ पर टिकटॉक ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है। इसके बाद ओसाका पावर रन का एक इवेंट किया जाता है जिसके अंदर आपको बैटरी के साथ भगाया जाता है, तो यहाँ पर ओसाका भी ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पे काम करता है। इसके बाद आपने स्टेडियम के अंदर मौजूद
बैनर्स देखे होंगे, ये सारे के सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। और अगर रफली कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन एक पीएसएल के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये ऑफिशियल स्पॉन्सर्स पे करते हैं। और पीएसएल बिजनेस रूल के मुताबिक यहाँ पर भी 5% पीसीबी अपने पास रखती है और बाकी 95% पीएसएल टीम्स को दे देती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचा जाता है, यानी कि वो टीवी चैनल्स जिनके ऊपर पीएसएल दिखाया जाता है उन्हें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट 4000 करोड़ यानी कि 4 अरब रुपए में बिके थे। यहाँ पर भी सेम 5% पीसीबी अपने पास रखती है और 95% पीएसएल टीम्स को देती है। वैसे अगर आप ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि इतने ज्यादा पैसे पे करने का ब्रॉडकास्टर को क्या फायदा होता है, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ब्रॉडकास्टर हमेशा फायदे में लैंड करता है, क्योंकि पीएसएल मैच के दौरान 10 सेकंड की एड की कॉस्ट 10 लाख से 15 लाख रुपए होती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिफरेंट ब्रांड्स इस एड को लेने के लिए लड़ाइयां कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा ब्रॉडकास्टर जब भी राइट्स खरीदता है तो अपने पैसे तो पूरे करता ही है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है। अगर पीएसएल टीम यानी कि फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक टीम को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। 2015 के अंदर जब पीएसएल को लॉन्च किया गया था तो 5 टीमों को ऑक्शन किया गया था। इन टीमों की कॉस्ट $93 मिलियन थी और सबसे महंगी कराची किंग्स बिकी थी $26 मिलियन के अंदर। लेकिन 2 साल बाद 2017 में 6वीं टीम यानी कि मुल्तान सुल्तान को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्योंकि पीएसएल बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो चुका था, इसीलिए मुल्तान सुल्तान सबसे ज्यादा महंगी बिकी थी $45 मिलियन के अंदर। और ये सारे का सारा पैसा सीधा पीसीबी के पास जाता है, इसका कोई भी प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। लेकिन बैक टू द टॉपिक कि एक पीएसएल टीम को खरीदने के लिए इतने सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा टीम के अंदर मौजूद जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी, उनका खाना, उनका पीना, उनकी रिहाइश, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, हर किस्म का खर्चा फ्रेंचाइज ओनर ही उठाता है। तो फिर ये खुद भी कुछ कमाता है या नहीं? तो यहाँ पर शुरू होता है एक्चुअल बिजनेस, क्योंकि पीएसएल टीम 95% पहले ही पीसीबी से प्रॉफिट लेती है। इसके बाद इनका भी ज्यादातर रेवेन्यू स्पॉन्सर से ही जनरेट होता है। जैसे कि आपने हर टीम की शर्ट के ऊपर 8 से 10 लोगोस देखे होंगे। ये जो ब्रांड के लोगोस होते हैं ये वैसे ही नहीं आ जाते, इन्हें टीम स्पॉन्सर्स कहा जाता है। जितने बड़े ब्रांड के लोगो जर्सी पर स्पॉन्सर करते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जितनी टिकट्स बेची जाती हैं उनका भी 95% प्रॉफिट पीएसएल टीम्स को ही दिया जाता है। और 2020 के मुताबिक 36 करोड़ रुपए की पीएसएल की टिकट्स बेची गई थी। आने वाले टाइम में ये बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होंगी। पीएसएल टीम के ओनर्स मर्चेंडाइजिंग से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जो शर्टें आप लोग बाजार में जाके अपनी फेवरेट टीम की खरीदते हैं उसका भी प्रॉफिट इन्हीं टीम के ओनर को जाता है। इसके अलावा प्राइस पूल लास्ट पे आता है, क्योंकि प्राइस पूल का 50% टीम ओनर्स के पास जाता है और बाकी 50% प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर प्लेयर्स की बात हो ही रही है तो प्लेयर्स सबसे पहले तो अपनी सैलरी से पैसे कमाते हैं। इसके बाद प्राइस पूल भी प्लेयर्स को खेलने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और इसके बाद आती है बात ऑक्शन की, क्योंकि पीएसएल के अंदर तमाम प्लेयर्स ड्राफ्ट में मौजूद होते हैं। ड्राफ्ट के अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। प्लेटिनम कैटेगरी सबसे टॉप पे होती है, जिसके अंदर सबसे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। प्लेटिनम कैटेगरी की प्राइस बाकी सारी कैटेगरी से सबसे ज्यादा होती है, तकरीबन $2,20,000 तक प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर को खरीदा जाता है। इसके बाद आती है डायमंड कैटेगरी, जिसके अंदर प्लेयर्स को तकरीबन $1.5 लाख तक खरीदा जाता है। और इसी तरह गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग में प्राइस कम होती जाती है। जितना अच्छा और जितना फेमस प्लेयर होता है वो उसी लिहाज से उसी कैटेगरी में लाए करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी से सारे प्लेयर्स चूज किए जा सके। $1.2 मिलियन का ड्राफ्ट होता है और हर टीम ने हर कैटेगरी में से इक्वली प्लेयर चूज करने होते हैं। इसीलिए जो प्लेयर जितना ज्यादा अच्छा खेलेगा कैटेगरी के लिहाज से उतना ही ज्यादा ऊपर जाता जाएगा और उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ सारी ही बातें 200 करोड़, 300 करोड़, 4000 करोड़ तक की जा रही हैं। तो फिर कोई भी टीम ये टीम का टूर्नामेंट जीतना क्यों चाहती है? कोई भी टीम को पीएसएल जीतने में क्या दिलचस्पी है? अगर एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई भी टीम जीतने के लिए इसलिए मोटिवेट नहीं होती कि उसे 13 करोड़ रुपए मिलेंगे, बल्कि वो इसलिए मोटिवेट होती है कि अगर उनकी टीम जीतेगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा बनेगी। ज्यादा ब्रांड वैल्यू इस लिहाज से बनेगी क्योंकि जब भी कोई टीम जीतती है तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं।
करते हैं, पसंद करते उसके हैं, ज्यादा बिल्कुल। मैचेस देखते हैं। ज्यादा मैचेस देखने का मतलब है ज्यादा व्यूअरशिप, और ज्यादा व्यूअरशिप का मतलब है ज्यादा स्पॉन्सर्स, और ज्यादा स्पॉन्सर्स का मतलब है और भी ज्यादा पैसे। इसलिए बिल्कुल। तमाम पीएसएल टीम्स सिर्फ प्राइस पूल जीतने के लिए नहीं आती, बल्कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज के ओनर्स अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइस पूल से ज्यादा अहमियत इनकी ब्रांड वैल्यू की है। अगर आपको पीएसएल का ये सारा बिजनेस मॉडल समझ में आया है तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी बिजनेस मॉडल्स को एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने पीएसएल का पूरा बिजनेस मॉडल देखा कि कैसे पीएसएल टीम्स और पीसीबी पीएसएल मैचेस करवा के कैसे पैसे अर्न करती हैं, और जो पीएसएल टीम जीतती है उसको कैसे पैसे मिलते हैं, और उसके अलावा उनको कैसे मनी अर्न करते हैं थ्रू पीएसएल। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थोड़ी सी मुझे समझ आई है लेकिन प्रॉपर समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि हमारा बिजनेस माइंड नहीं है तो इसलिए हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रही। अगर आपका बिजनेस माइंड है तो आपको ये प्रॉपर समझ में आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।